हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर की जो आपकी परीक्षा है, यानी कि जो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है 2025 से 2029 का। तो जिन भी स्टूडेंट ने 2025 में एडमिशन लिया है और वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपके पास इतिहास का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इस वाले वीडियो में, आज की वीडियो में मॉडल पेपर जो आपको मैंने तैयार किया है, इसके जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और उन क्वेश्चन का ही मैं आपको आंसर भी इसी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो जो है देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। आपको ये नहीं लगे कि भाई देखो हमारे सर क्या करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बस एक चीज़ करना है कि चैनल पर नहीं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने चलो काम की बात करते हैं, जो आपका मन करे वो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इस वाले जो क्वेश्चन पेपर को तैयार किया है ना, वो 3 खंडों में मैंने तैयार किया है। सबसे पहले मैंने अति लघु क्वेश्चन लिए हैं 10। उसके बाद मैंने लघु क्वेश्चनों को लिया है, कितने क्वेश्चन लिए हैं 10। उसके बाद मैंने 10 दीर्घ क्वेश्चनों को लिया है। अगर आपके आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्ज़ाम है रिटन टाइप से होंगे, तो मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूँ ये 30 क्वेश्चन एकदम वरदान साबित हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। मेरी बात पे यकीन करना मेरे दोस्त। मैंने आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्वेश्चन पेपर मैंने प्रीवियस ईयर के देखे हुए हैं, उसी के आधार पे मैंने तैयार किया है। जो क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। देखो, चलो बात करेंगे। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जब आप इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे, तब आप वहाँ पे बैठ के समझ पाएंगे कि हाँ भाई, इस बंदे ने जो कराए थे, इन्होंने जो कराए थे, वो क्वेश्चन सही थे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि पुराणों के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो पुराण होते हैं, आपके पुराणों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले 18 होती है भाई। एमसीक्यू में पूछ सकता है, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न भी आपका दिया है। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, कुछ आपके रिक्त स्थान वाले रहेंगे, फिर आपके अति लघु रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका पैटर्न बन सकता है। और काफ़ी जगह पे डायरेक्ट आपका अति लघु है, फिर लघु है, फिर दीर्घ है। तो हर एक यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर सभी यूनिवर्सिटी में काम करेगा। ठीक है, और स्पेशली राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना आपके, वो फर्स्ट सेमेस्टर के रिटन होंगे और कुछ एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे और कुछ रिक्त स्थान वाले भी। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की वीडियो भी आपके लिए मैं तैयार करा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे खंड आ में आपसे पहला क्वेश्चन है कि पुराणों के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसे आप एक पढ़ेंगे कि पुराण प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। पुराण जो है ना, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत हो जाएंगे। तो पुराणों की संख्या 18 होती है, याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से वंशावलियों, भूगोल, धर्म, ब्रह्मांड, विज्ञान और सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी देते हैं। ठीक है, देखो वंशावली किसकी देते हैं, यानी कि जो राजाओं की सूची होती है ना, राजाओं की जो वंशावली होती है कि इसके बाद ये राजा, इसके बाद ये वाला राजा आया, इसके बाद इसका बेटा ये राजा आया। तो राजाओं की वंशावली के बारे में हमें जानकारी देते हैं। उस समय के भूगोल के बारे में, धर्म के बारे में, ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में, यानी कि समष्टि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हम क्या करते हैं, हमें ये जो है जानकारी देते हैं। और सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी देते हैं। इनमें वर्णित भविष्य खंड, जैसे कि गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का संकेत देता है, जो इतिहास पुनर्निर्माण में सहायक है। ठीक है, इतिहास को दोबारा से बनाने में सहायक होते हैं ये सारी घटनाएं। इन्हीं को पढ़ के हम दोबारा से इतिहास को जान पाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हर एक यूनिवर्सिटी में और हर एक साल लगातार पूछा जाता है मेरे दोस्त। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा है, आपको हर बार हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सिर्फ बीए की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ पे ये आएगा और ये क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा। कह रहा है कि प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल और उनकी 2 विशेषताएं लिखिए।
तो प्रमुख स्थल आपके कौन से हैं? देखो, एक तो आपका हड़प्पा हो जाएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो जो है वो आपकी सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा नामक शहर किस नदी के तट पर है, तो आपसे सिंधु भी कह देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रावी नदी के तट पर आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसकी जो विशेषता है इसकी हो जाएंगी कि उत्कृष्ट नगर नियोजन, यानी कि जो नगर बनाए गए थे वो उत्कृष्ट प्रकार के थे। जैसे कि यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरीके से यहाँ की सड़कें बिछाई गई थी। बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहता था हर एक गली में। ठीक है, और नगर दो भागों में विभाजित थे, गढ़ी तथा निचला। गढ़ी कहते हैं जो ऊंचे स्थान पे बना नगर होता था, जो सामान्यतः राजाओं के लिए, जहाँ पे राजा वगैरह रहा करते थे, और निचला यहाँ पे कि आम लोग रहा करते थे, उसे निचला नगर कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक विशेषता इसकी है कि उन्नत जल निकास प्रणाली, यानी कि जो जल निकास प्रणाली थी ना उस टाइम पे वो बहुत उन्नत थी, यानी कि आज की नालियों के समान वहाँ पे जल निकालने के लिए प्रणाली बनाई गई थी। और वो सारी जो नाली थी एक बड़े से शहर से बाहर एक बड़े नाले में जाके मिल जाती थी मेरे दोस्त। ठीक है, और नाली जो होती थी ना वो ढकी हुई नालियाँ हुआ करती थी, और हर एक घर में कुआं होता था, और हर एक घर में स्नानगार होता था, यानी कि जिसे आज हम स्विमिंग पूल कहते हैं। ये सारी उस टाइम पे थी जो भारत की या दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, आपको कुएं देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में ही एक ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये आज के समय की बात हो रही है ना। वेद और वेदांग में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद किसे कहते हैं, वेदांग किसे कहते हैं? तो देखो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है कम शब्दों में, ये कि वेद जो होते हैं ना ये सबसे प्राचीन और मूल धार्मिक ग्रंथ होते हैं वेद। तो वेदों की संख्या 4 होती है, याद रखना, वैसे सभी को याद होंगे जहाँ तक मुझे पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद होते हैं। ये हिंदू धर्म के आधारभूत ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको धर्म, कर्मकांड और दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है, और इन्हें श्रुति माना जाता है, यानी कि इनको जो है ना सुनकर याद किया गया, इसलिए इन्हें श्रुति माना जाता है। वेदांग किसे कहते हैं? अब वेदांगों की संख्या भी आपको याद रखनी है। वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, ये 6 सहायक ग्रंथ होते हैं। ये हो जाएंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जिनकी रचना वेदों को समझने और सही उच्चारण के साथ कर्मकांड करने के लिए की गई है। वेदांग की देखो, वेद से ही वेदांग लग रहा है ना, मिलता जुलता, वेद वेदांग। तो वेदांग का मतलब एक तरीके से आप देखें तो वेद का अंग होता है, यानी कि वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। अब वेदांग जो है समझने की कोशिश करिएगा, इनकी जो रचना हुई थी ना वो आपकी वेदों को सही उच्चारण और उनके जो सही ज्ञान है उसको आसान भाषा में ग्रहण करने के लिए की गई थी, यानी कि वेदों को समझने के लिए और उनका सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई थी मेरे दोस्त। इतना आप याद रखेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वेद जो है मेरे भाई, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको, वेद की संख्या 4 होती है और वेदांग की संख्या जो है 6 होती है। ठीक है, वेदांग की संख्या 6 होती है। वेद क्या होते हैं? वेद 4 होते हैं। ठीक है, इन्हें सुन करके लिखा हुआ माना जाता है। ठीक है, वेद हो जाएंगे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, यजुर्वेद, ये हो जाएंगे। और वेदांग क्या है? तो वेदांग जो है वेद के अंग होते हैं, यानी कि वेदों को समझने के लिए और वेदों का सही उच्चारण करने के लिए वेद को लिखा गया था। इतना आप समझ गए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं? तो त्रिपिटक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक से आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म का है। तो आपको याद रखना है त्रिपिटक ग्रंथ जो है ना बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। सबसे प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है। देखो कुछ भी आपसे पूछे, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जान लो, आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे पूछ रहा है त्रिपिटक क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल है, पहले से हटा दो इसको, इनमें कौन से ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है पहले लिख दो। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ये लिख देंगे, जिसका अर्थ होता है कि 3 टोकरियां हैं। ये पाली भाषा में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है मेरे दोस्त? पाली भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें शामिल ग्रंथ कौन से हो जाएंगे, याद रखना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम पिटक। ठीक है, अधिम पिटक हो जाएगा। ये 3 ग्रंथ जो हैं त्रिपिटक में शामिल होते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिम पिटक, ये 3 पिटक हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, इनमें 3 शामिल हो जाएंगे। एक बार ये देख लेंगे, विनय पिटक बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के नियमों को बताता है। सुत्त पिटक जो है गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और अधिम अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा देखो यार, एक बात मैं आपसे बोलूँ, देखो 10 मिनट का वीडियो है, हालांकि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको पता नहीं चलता है टाइम, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ना कि ये अब मैं आपको ये 10 क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके अति लघु वाले हैं। इसके बाद मैं आपके लघु क्वेश्चन 10 करा दूंगा। उसके बाद जो दीर्घ क्वेश्चन है तो उससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप पीडीएफ से खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आंसर मैंने आपके सारे लिख रखे हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि षोडश महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था और क्यों था। तो षोडश महाजनपद का मतलब होता है 16। देखो षोडश यानी कि संस्कृत में कहते हैं 16 को षोडश कहते हैं। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था ना वो आपका मगध महाजनपद था। इसका कारण ये था कि यहाँ की जो भूमि थी ना वो उपजाऊ थी। उपजाऊ क्यों थी, क्योंकि गंगा घाटी में स्थित था मगध जनपद, जिससे कृषि जो है अधिशेष प्राप्त होता था। इसके पास लोहा अयस्क के भंडार भी थे, यानी कि यहाँ पे लोहा अयस्क जैसे धातुओं के भंडार थे जो बेहतर शस्त्र और उपकरण बनाने में सहायक थे। यहाँ के जो शस्त्र थे, तलवार थी, भाले थे, बेहतरीन प्रकार के बनते थे। साथ ही इसकी राजधानियाँ जो थी राजगृह और पाटलिपुत्र, यानी कि रणनीतिक रूप से सुरक्षित आपकी यहाँ पे ये जो है राजधानियाँ थी। तो ये यहाँ पे हो जाएंगी इसकी विशेषता मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धर्म और अर्थ के संदर्भ में पुरुषार्थ के महत्व को समझाइए। धर्म और अर्थ के संदर्भ में पुरुषार्थ के महत्व को आपको यहाँ पे समझाना है। इसका उत्तर यहाँ पे आपको दे देना है, ये रहा, छोटा सा ही है कि पुरुषार्थ जीवन के 4 लक्ष्यों को संदर्भित करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म जो है नैतिक कर्तव्यों और सामाजिक नियम जो सही और गलत का निर्धारण करते हैं। ये अर्थ और काम को नियंत्रित करता है। और अर्थ क्या है, भौतिक धन और साधन जो सांसारिक जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। इसका संचय धर्म नैतिकता के अनुसार होना चाहिए। पुरुषार्थ व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलकर अर्थ कमाने का महत्व समझाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन कला के 2 प्रमुख उदाहरण दीजिए। मौर्यकालीन कला के 2 प्रमुख उदाहरण पूछ रहा है मेरे भाई। आपको जो भी पता हो वो लिख देना, नहीं पता है तो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन कला के एक प्रमुख उदाहरण हो जाएगा अशोक के एकाश्म स्तंभ। अशोक के एकाश्म स्तंभ मौर्यकालीन कला का एक प्रमुख उदाहरण आपको हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये पत्थर के एक ही खंड से बने होते थे। पत्थर के एक ही खंड से बने होते थे जिन पर शानदार पॉलिश होती थी। और शीर्ष पर, यानी कि जो ऊपर होता है, ऊपर पशु आकृति जैसे सारनाथ या सिंह शीर्ष उकेरी होती थी। जैसे आपने वो देखा है आपका जिसपे जो सत्यमेव जयते जिस पे लिखा रहता है, यानी कि एक आपने आकृति देखी होगी, ऐसे करके एक लट्ठा से रहता है और इसके ऊपर शेर की आकृति बनी होती है। चारों तरफ जिधर से भी देखते हैं सीधा लगता है ना। तो ये जो आपका अशोक स्तंभ है ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा। यानी कि अशोक के एकाश्म स्तंभ ये पत्थर के एक ही खंड से बने होते थे जिन पर शानदार पॉलिश होती थी और शीर्ष पर पशु आकृति जैसे कि सारनाथ का सिंह शीर्ष उकेरी होती थी। ठीक है, ये आपका एक इसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा जो आपका प्रमुख उदाहरण है स्तूप, ईंटों से बने गोलाकार टीले। ईंटों से बने गोलाकार टीले जिनमें बुद्ध या बौद्ध संतों के अवशेष रखे जाते थे, जैसे सांची का स्तूप। आप सभी को अच्छे से पता है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है
इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था, उसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे प्रसिद्ध शासक मिंडार था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। ठीक है, सबसे सॉरी राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी, एक सेकेंड। हाँ, इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था और इसकी राजधानी कौन सी थी। तो इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो आपका मिंडार था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा जाता है, और इसकी राजधानी थी साकल की। ठीक है, साकल राजधानी थी, जो आधुनिक समय में सियालकोट पाकिस्तान में है। मिंडार ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से चर्चा की, जो ग्रंथ मिलिंद पन्नों में दर्ज है। ठीक है, जो आपके मिंडार थे, इन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन से चर्चा की थी, और ये बात जो इन्होंने चर्चा की है ये मिलिंद पन्नो जो ग्रंथ है इसमें लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, ये किसके बारे में जानकारी देती है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है ना आपके हरिसेन हो जाएंगे, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन कौन थे, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और इसमें जो है यानी कि प्रयाग प्रशस्ति जो किताब है, इसमें जो हमें जानकारी मिलती है वो गुप्त शासक यानी कि गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त की जो विजय थे, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिणी पथ के शासकों पर जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। और उनकी जो उपलब्धियां थी, जैसे कि व्यक्तिगत गुण या फिर कला प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता, अच्छा हाँ, सहिष्णुता के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी का नाम लिखिए और उनके शासनकाल के चीनी यात्री का नाम लिखिए। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो चीनी यात्री जो है ना आपके, देखो एक तो हुएन त्सांग हो जाएंगे, एक आपके क्या हो जाएंगे, हेन शान हो जाएंगे। ये यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो राजधानी का नाम आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कन्नौज, इससे पहले थानेसर थी। ठीक है, कन्नौज थी और कन्नौज से पहले थानेसर जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी। और चीनी यात्री का नाम आपका हेनस्यांग हो जाएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक सी में हर्षकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खंड बा जो है यानी कि सेक्शन बी आपका शुरू होता है, और यहाँ पे अभी आपका क्वेश्चन थोड़े थोड़े दीर्घ होने लगेंगे, और मैं इसी के कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्रियों के विवरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो देखो, विदेशी यात्रियों के विवरण प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। निष्पक्षता यानी कि इनके जो आपके विवरण होते हैं जो विदेशी यात्रियों के, उसमें निष्पक्षता देखने को मिलती है, यानी कि वो किसी भी भारतीय या मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं देते, ना हिंदुओं की तरफ ध्यान देते। जैसी स्थिति भारत की थी उस टाइम पे एग्जैक्टली वैसी स्थिति उन्होंने वहाँ पे दर्शाई है, क्योंकि वो भारत के किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से नहीं आते, तो जो अपने बारे में अच्छी बताएंगे और दूसरे के बारे में गलत। जैसी उनको वहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से देखा, उन्होंने इस तरीके से लिखा। तो ये जो आपके स्रोत होते हैं इनको महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास में, जो विदेशी यात्रियों के होते हैं। ठीक है, तो इनमें निष्पक्षता देखने को मिलती है। इन यात्रियों ने भारत को बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा, यानी कि ये नहीं देखा कि हम यहाँ रहते हैं, इन्होंने बाहर से आए थे। जैसे आप कहीं जज के पास जाते हैं और दो व्यक्ति होते हैं, तो जज का न इस व्यक्ति से कोई संबंध होता है न इससे, वो दोनों के पक्ष में एकदम से ऐसे निर्णय बताता है जो सही हो। इसी तरीके से इन्होंने देखा, बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा, जिससे उनके विवरण अक्सर निष्पक्ष और सटीक होते थे, जो भारतीय ग्रंथों में मिलने वाली प्रशंसा या अतिशयोक्ति से मुक्त होते थे। ठीक है, यानी कि किसी की न ज़्यादा प्रशंसा की न किसी की बुराई, वो जैसी थी वैसी उन्होंने बताया। प्रत्यक्ष जानकारी यहाँ पे मिलती थी, एग्जैक्टली जानकारी, जैसे कि ये यात्री उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन लिखते थे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है कि मेगास्थनीज की एक किताब है इंडिका, इसमें हमें मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और 7 जातियों के बारे में
बताती है। जो मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, ये हमें मौर्यकालीन प्रशासन जिसमें समाज और 7 जातियों के बारे में किताब हमें बताती है। फायन और हेनसियांग ये चीनी यात्री थे और इन्होंने गुप्त और हर्षवर्धन के काल में बौद्ध धर्म की स्थिति, शिक्षा प्रणाली और सामान्य लोगों के जीवन का वर्णन किया था। और यहाँ पे एक उदाहरण हो जाएगा, अल बरूनी की किताब है किताब उल हिंद, इम्पोर्टेंट है। अल बरूनी की किताब किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसकी किताब है? अल बरूनी की, याद रखना। 11वीं शताब्दी में भारतीय समाज, रीति रिवाजों और विज्ञान पर विस्तृत जानकारी देती है। इन विवरणों से भारतीय साहित्य स्रोतों की पुष्टि होती है और हमें कालक्रम तय करने में मदद होती है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन पर, राजनीतिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन पर एक लेख लिखना है मेरे दोस्त। तो आपको ये लिख के आ जाना ये क्वेश्चन में, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में बड़े बदलाव आए। उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक एक काल चलता है। तो इसमें बड़े बदलाव थे। राजनीतिक संगठन, छोटे कबीले जिन्हें जन कहा जाता था, अब मिलकर बड़े राज्य जिसे जनपद कहा जाने लगा वो बन गए। यानी कि जो छोटे कबीले थे वो मिलकर क्या बन गए? एक जनपद बन गए। राजा की शक्ति बढ़ गई थी। राजा अब केवल कबीले का प्रमुख नहीं रहा बल्कि यह एक बड़े क्षेत्र का शासक बन गया। राजा सम्राट जैसी बड़ी उपाधियां लेने लगे। राजत्व की उपाधि, अश्वमेध और राजस्यु जैसे बड़े यज्ञों ने राजा की शक्ति और देवी अधिकार को मजबूत किया। और सामाजिक परिवर्तन यहाँ पे क्या देखने को मिले? वर्ण व्यवस्था में कठोरता आपको यहाँ पे देखने को मिली थी सामाजिक परिवर्तन में। जैसे कि पहले कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था होती थी, अब जन्म पर आधारित होकर कठोर हो गई थी। यानी कि पहले कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसके काम के हिसाब से उसकी जो है व्यवस्था तय कर दी जाती थी कि ये इस जाति का है। लेकिन अब क्या कर दिया था यहाँ पे, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन हुआ, जो जैसे कि मैं नाई का काम कर रहा हूँ तो मुझे नाई की जाति, अब मेरे जो बच्चे होंगे यानी कि मेरी जो पीढ़ी रहेगी वो नाई की ही कहलाई जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे जन्म पर आधारित कर दिया गया था। ब्राह्मणों और क्षत्रिय विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग बन गए जबकि वैश्य और शूद्र की स्थिति कमज़ोर हो गई। देखो क्षत्रिय क्यों थे? क्योंकि यहाँ से राजा वगैरह हुआ करते हो। तो ब्राह्मण क्यों ऊपर उठ गए? क्योंकि वो जो क्षत्रिय लोग थे, जैसे कि वो किसी विजय यात्रा पे जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, तो उनके लिए यज्ञ करवाएंगे जो कि उस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, ठीक है, यज्ञ वगैरह। तो ब्राह्मणों की स्थिति ऊपर उठ गई क्योंकि ये सारा खेल भी ब्राह्मणों के द्वारा ही रचा गया था। चलो, गोत्र व्यवस्था क्या है? इसी काल में गोत्र प्रणाली की शुरुआत हुई जो विवाह संबंधों को निर्धारित करती थी। आश्रम व्यवस्था क्या थी? तो 4 आश्रम होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ और संन्यास आश्रम की स्थापना हुई जिससे मानव जीवन को व्यवस्थित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? देखो, मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज में लिखा है, आसान भाषा में लिखा है। इसे आप खुद से भी पढ़ेंगे ना तो भी आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अभी 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। यही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप PDF से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर नैतिक नियमों का पालन आवश्यक माना गया जिन्हें पंच महाव्रत कहते हैं। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर नैतिक नियमों का पालन आवश्यक माना गया जिन्हें 5 महाव्रत कहते हैं। और वो 5 कौन से हो जाएंगे? अहिंसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अपरिग्रह हो जाएगा, ब्रह्मचार्य हो जाएगा। बाकी इनको आप एक बार PDF से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे भी आप देखो PDF से पढ़ लेना, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है, चलो अभी आप क्वेश्चन में ही पढ़ेंगे। चलो मैं 15 नंबर करा ही दे रहा हूँ, आपको थोड़ा बता दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? कनिष्क के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, याद रखना, जिसकी उपलब्धियाँ इस प्रकार हो जाएंगी।
साम्राज्य विस्तार एक उपलब्धि। उसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी जो थी पुरुषपुर थी, जो आधुनिक पेशावर थी। ठीक है, आधुनिक काल में पेशावर हो जाएगी। धर्म संरक्षण, बौद्ध धर्म वह बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसी के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी, जहां बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया। तो बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया है? हीनयान और महायान, इन दो शाखाओं में विभाजित हो गया। कब? बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति आयोजित की गई थी उसके अंतर्गत। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको देखनी है, कला और साहित्य में यहाँ पे उसके काल में गांधार कला और मथुरा कला शैली का विकास हुआ, जिसमें बुद्ध की सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी। किस तरीके की मूर्ति? देखो ये रही, ये बुद्ध की सुंदर मूर्तियाँ इसी के शासनकाल में बनाई गई थी। वैसे तो आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अश्वघोष अश्वघोष जैसे विद्वान उसके दरबार में थे। शक संवत उसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसे आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी, और आज भी हमारे देश में इसको उपयोग किया जा रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखना। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई प्रगति की विवेचना कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहेगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है, बस अलग से एडिट नहीं कर पाया, थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी इसका आंसर यहाँ तक आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये रहा। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये रहा, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। त्रिकोणीय संघर्ष क्या था? इसमें शामिल शक्तियों का नाम लिखिए। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। खंड सा में मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन और धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। इसका आंसर आपका ये रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे ये रहा, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बौद्ध धर्म उदय के कारण, सिद्धांत और प्रभाव बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य व्यक्तित्व शासन की विशेषताएं और साम्राज्य विस्तार पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिख देना। ये रहा पूरा निबंध मैंने आपके लिए तैयार किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है सम्राट अशोक जीवन, धम्म प्रचार और योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आपको ये लिख देना जो मैंने आपको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि समुद्रगुप्त की विजयों और महान शासक के रूप में उपलब्धियां। समुद्रगुप्त की विजयों और महान शासक के रूप में जो उपलब्धियां हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसके बारे में आपको मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आपके लिए ये तैयार है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पल्लवों और चालुक्य के बीच संघर्ष के कारणों और परिणामों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये है, यहाँ पे ये रहा। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को आपको यहाँ पे बताना है। 7वीं से 12वीं काल दक्षिण भारत में पल्लवी चालुक्य राष्ट्र। हाँ, ये सारा पूरा आंसर इसका ये रहा। ठीक है, ये पूरा 29वें का आंसर आपका यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, यानी कि सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना। तो बाकी चैनलों पे देखो पेड बैच चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारा चीज़ आपके लिए फ्री है और वही कंटेंट जो तैयार किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो ये मेरा नंबर है 7300975835। इस पर आप मुझे अपना कोई भी डाउट बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, और हो सके तो कमेंट्स में ही कर देना। बाकी ये नंबर जो है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर कराती है तो आप उस क्वेश्चन पेपर के आंसर चाहते हैं तो
इस क्वेश्चन पेपर पे उसे मुझे भेज दीजिए, जिसके आंसर मैं आपको जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप संपर्क कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, अल्लाह हाफिज़।